नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरपी किसान स्टोरीज। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जहाँ कड़ाके की ठंड से डर का माहौल फैला हुआ था। इतना कोहरा जमा हुआ था कि बच्चे रजाई में दुबके हुए थे, बुजुर्ग आग के पास बैठे कांप रहे थे और औरतें चूल्हे पर हाथ रखकर गर्मी लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस ठंड ने सबसे ज्यादा असर किया गांव की चाय की दुकान पर। दुकान के सामने आग जलाई थी। उस आग के चारों ओर लगभग 2-4 लोग जमा थे, जैसे आग ही उनका भगवान हो। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह मैं अपने खेत गया था और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत सफेद कोहरे से पट चुका था। अरे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछा दी गई हो। पौधे ठंड से इतने जम गए थे जैसे उसमें जान ही न बची हो। अगर ये कड़क ठंड ऐसे ही 2 दिन तक रहा तो हमारी सारी फसल खत्म हो जाएगी। और ये ठंड मजाक नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, मैंने भी देखा। गाय भैंस तक ठंड की वजह से कांप रही थी। दूध आधा हो गया है। घरों में पानी बर्फ जैसा हो गया है। ये कोई साधारण ठंड नहीं है। कहीं ये भूत प्रेत का संकेत तो नहीं? ओहो पंडित जी, फिर शुरू हो गए। अरे तुमको तो हर चीज में भूते प्रेत दिखाई देता है। ठंड तो प्रकृति का खेल है। ऐसी ठंड कभी कभी पड़ जाती है। हमारी नस्ल कमजोर हो गई है, ये मान लो। ये बात सुनकर चाय वाला रघु बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका इस समय बहुत मुनाफा हो रहा था। ठंड में उसी से लोग चाय पीते थे। लो भैया, चाय पी लो, लेकिन पहले ये साफ साफ सुन लो। जो उधारी चढ़ी है ना, वो पहले चुकाओ। आजकल ठंड पड़ते ही सबको मेरी ही दुकान याद आती है। चाय पीते हैं और ऐसे खिसक लेते हैं जैसे हिसाब किताब कोई मजाक हो। पूछो तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं, अरे बाद में दे देंगे। वो बाद में कभी आता ही नहीं। सीधी बात है, मैं कोई दान घरने नहीं चला रहा हूं। चाय चाहिए तो पैसे दो, वरना सिर्फ भाप देखकर ही गर्मी ले लो। अबे रघु, ऐसे समय में भी तू पैसा पैसा कर रहा है। ठंड से लोग कांप रहे हैं और तुझे बस कमाई ही सूझ रही है। अरे हाँ, 10 रुपए की चाय है, दे भी दिया कर। हर बात में हिसाब लगाने बैठ जाता है। थोड़ा इंसानियत भी रख लिया कर। ऐसे वक्त में गर्म चाय ही तो सहारा होती है और तू उसी का भी मोल भाव करने लगता है। इतना ही शौक है तो तुम ही क्यों नहीं पिला देते सबको चाय? हाँ, ये दूध, ये चीनी, सब कुछ पैसे से आता है, मुफ्त में नहीं मिलता है। लोग समझते क्या है, यहाँ कोई खैरात बंट रही है क्या? साफ सुन लो, मैं रोज रोज उधार में चाय नहीं पिलाने वाला। उसी समय एक बूढ़ा साधु ठंड से कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए चाय की दुकान के पास आए। चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था। वो दुखी मन से गांव वालों से मदद मांगते हैं। अरे बेटा, क्या मैं कुछ क्षण इस आग के पास बैठ सकता हूँ? मैं कई दिनों से यात्रा पर हूँ। बीती रात पहाड़ों की बर्फीली हवाओं ने शरीर का दम निकाल दिया। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। अरे, गरम चाय का एक घूंट मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाएगी। अरे, ठंड बहुत है। गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। अरे ओ बाबा, तुम साधु लोग तो बर्फ में बैठकर ध्यान करते हो ना, फिर इतनी सी ठंड में कांप क्यों रहे हो? लोग तो कहते हैं तुम लोग आग को भी आदेश दे दो तो वो बुझ जाती है। तो फिर ये ठंड तुमसे क्यों नहीं मान रही? हाँ, और ये देखो, अरे खुद को साधु कहते हैं और चाय मांग रहे हैं। अरे, साधु लोग आम जनता से कुछ नहीं मांगते। अरे बेटा, साधु होने का मतलब पत्थर होना थोड़ी ना होता है। हाँ, साधु का भी शरीर होता है ना, और वो भी हवा से कटता है, ठंड से कांपता है, भूख से तड़पता है। अरे मैं कोई वरदान मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक कप चाय मांग रहा हूँ बेटा, आधे दो। अरे जीवन का सहारा मांग रहा हूँ। अगर तुम ना भी दो तो भी तुम्हारे लिए भला ही चाहूंगा। लोग इतने स्वार्थी हो गए थे कि उन्हें सब कुछ सिर्फ मजाक लग रहा था। साधु की बात सुनकर भी किसी को उन पर दया नहीं आई। तभी साधु ने रघु से कहा, देखो बाबा, देखो, सीधी बात है, मैं दान नहीं करता, मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेरी चाय मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुम चाय पीना चाहते हो तो पैसे दो। मेरी दुकान पैसों से चलती है बाबा, दुआओं से नहीं। अरे सुनो बाबा, जरा अपना चमत्कार दिखाओ तो। आसमान से गर्मी बुलाओ
बहुत ठंड लग रही है, तब हम तुम्हें चाय पिला देंगे और रजाई भी दे देंगे। तभी गांव का मुखिया धनराज वहां आ जाता है। अरे ओ साधु, हमारे गांव में भीख नहीं मिलती, हम कर्म करने वाले लोग हैं। अगर तुम सच में सच्चे साधु हो तो सिद्ध करो, पहले इस ठंड को गायब करो, फिर मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। ये बात सुनकर साधु की आंखें भर आईं। ठंड ने उन्हें तोड़ दिया था, सर्द हवा जैसे सांस जमा रही थी। ठीक है बेटा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तुम लोग इतना निर्दयी और क्रूर स्वभाव के होगे मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। साधु वहां से चले जाते हैं और गांव से दूर एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। किसी तरह रात हुई। रात को और भी ज्यादा ठंड लगने लगी। चारों ओर सन्नाटा फैल गया था। कोहरे से शरीर ढकने लगा था। हवा ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी को निगलना चाहती हो। पेड़ की डालों पर अजीब सा कोहरा जम गया था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। शरीर ठंड से कांप रहा है, दांत बज रहे हैं, पर उससे भी ज्यादा मन कांप रहा है। सोचा था इस गांव में थोड़ा सा सहारा मिलेगा, पर यहां तो कोई हाल भी नहीं पूछता। चाहे तो दूर, एक पल बैठने की जगह भी नहीं देते। जब कुछ मांगता हूं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अपराधी हूं। डांट कर भगा देते हैं, अपमान कर देते हैं। हे प्रभु, क्या सच में लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं? ये ठंड तो बाहर है, पर इंसानों के दिलों में जो बर्फ जम गई है वो कैसे पिघलेगी? कहां चली गई इंसानियत? कहां खो गया करुणा का धर्म? तभी साधु की आंख से एक आंसू गिरता है और जमीन पर बर्फ बन जाती है। उसी क्षण हवा डरावनी हो गई। कोहरा काला पड़ने लगा। साधु महाराज ना चाहते हुए भी श्राप देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुनो गांव वालों, मैं कांप रहा हूं ठंड से, पर मेरी आत्मा तुम्हारी बेरहमी से ज्यादा जल रही है। मैं श्राप देने नहीं आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। जब इंसान के दिल पत्थर बन जाएं, तो प्रकृति खुद दंड देती है। आज से इस गांव पर ऐसी ठंड गिरेगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। तुम्हारे खेत बर्फ में दब जाएंगे, तुम्हारे जानवर ठिठुर ठिठुर कर कराहेंगे और तुम्हारी रातें डर और पछतावे से भर जाएंगी। याद रखना, ये ठंड तब तक नहीं थमेगी जब तक तुम अपने दिलों की जमी बर्फ को पिघलाना नहीं सीखोगे। जैसे ही साधु ने ये शब्द कहे, उनकी वही ठंड से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ठंड अचानक और भी भयानक हो गई। पानी की सतहें जम गईं। घरों की मिट्टी पर एक सफेद पत्थर जैसी परत बन गई। किसी तरह सुबह हुई। लोग गांव में सुबह उठते ही चौंक गए। चारों ओर बर्फ की चादरें लग गई थीं। लोगों की आंखों में डर, चेहरे पर पीड़ा थी। कई घरों की छतों पर बर्फ जैसी परत थी। कुछ झोपड़ियां जर्जर लगने लगी थीं। हे राम, मेरा बेटा बहुत बीमार है। कल से बुखार है और आज ठंड इतनी बढ़ गई कि उसका कंबल भी काम नहीं आ रहा। हम क्या करें? डॉक्टर दूर में रहते हैं, पैसे नहीं हैं और बाहर निकलना भी कितना नामुमकिन सा है। ये ठंड कब जाएगी? ये हमारे घरों में कहर बनकर आई है। हाँ सावित्री, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये अचानक ठंड इतना क्यों बढ़ गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो और हमारे गेहूं की फसल जो दिख रही थी कि अच्छी होगी, अब सब कुछ सूख कर काली पड़ गई। मैंने इतनी मेहनत की थी। ये ठंड हमारी कमाई, हमारी रोटी सब ले रही है। ये ठंड नहीं है, ये तो प्रकोप है बेटा। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद गुस्से में है। ये हवा, ये धुंध, ये सिरहन, सब मिलकर जैसे गांव को परख रहे हों। पता नहीं किसकी परीक्षा हो रही है, हमारी या हमारी इंसानियत की। गांव के सभी लोगों के घर पर ठंड का कहर बरस रहा था। जोखन काका, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ना काम मिल रहा है, ना ही खाने का इंतजाम हो पा रहा है। ऊपर से ये ठंड, ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फीला हाथ गले पर रख दिया हो। हर सांस भारी पड़ रही है काका। अरे हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। मैंने तो ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। सांस लेते ही सीना जमने लगता है।
खेत जाकर देखो, पूरा खेत सफेद ओस से ढका था, जैसे किसी ने बर्फ बिछा दी हो। फसल तो खत्म हो चुकी है, पता नहीं जीवन कैसे गुजरेगा। चारों ओर गांव में हल्की हल्की धुंध थी, लेकिन अचानक हवा तेज हो जाती है और ठंड एकदम बढ़ जाती है। पेड़ों पर बैठे पक्षी तक कांपने लगते हैं। खेत में खड़े पशु अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे। अरे बाप रे बाप, ठंड बहुत लग रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देखो जी, गाय कैसे कांप रही है। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा है। अगर अभी उसे आंगन में ना लाए ना तो वो बीमार पड़ जाएगी जी। क्या करे? अरे पक्षियों की हालत भी खराब है, कोई उड़ तक नहीं पा रहे हैं। और ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या करें जी, जब मौसम ऐसे अचानक बदल जाता है तो इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान हो जाते हैं। इन बेचारों के पास ना कपड़ा है ना आग, हमें इनका भी तो ध्यान रखना होगा ना। हाँ सावित्री, चलो पहले गाय को अंदर ले आते हैं और पेड़ पर थोड़ा दाना रख देते हैं और पानी भी। कम से कम पक्षियों को राहत मिल जाएगी। गांव में सन्नाटा था। हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे कोई बर्फ का हाथ चेहरे पर रख दे। चौपाल की आग भी बुझ चुकी थी। अरे जोखन काका, बाहर कोई दिख भी नहीं रहा, लगता है सब घरों में बंद हो गए हैं। अरे ठंड इतना है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, ये ठंड लोगों को डरा रही है। दिन दोपहर में भी ऐसा सन्नाटा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। अब तो गांव में कोई बाहर ही नहीं निकलता। हर घर के अंदर लोग कंबलों में लिपटे बैठे थे और घर में ही आग ताप रहे थे और दरवाजे पूरी ताकत से बंद किए हुए थे। बेटा, ऐसी ठंड मैंने उम्र भर में बस कुछ ही बार देखी है। लगता है हवा हड्डियों में उतर रही है। दादी, आप आग के और पास बैठो ना। आज तो सारे लोग अपने अपने घर में दुबके हैं। बाहर से एक परिंदा भी नहीं उड़ रहा है। हाँ बेटा, ये ठंड सिर्फ सर्दी नहीं है, ये तो जैसे कोई बुरी हवा घूम रही हो। दादी माँ, क्या सुबह तक ठंड कम हो जाएगी? पता नहीं बेटा, आज तो पूरा गांव डरा हुआ है। हर कोई घर में छुप कर बैठे हैं। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अगली सुबह का समय था, लेकिन धूप दिखाई नहीं दे रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि घरों के बाहर कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। गांव की चौपाल, जो रोज शोर से भरी रहती थी, आज बिल्कुल खाली थी। अरे रामू, तुम इस समय काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे काम पर कौन जाएगा काका, ये ठंड तो बड़े बड़े आदमी को बीमार कर दे रही है। सब अपने घरों में दुबके हुए हैं, यहाँ तक कि जानवर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। और तो और मेरी बूढ़ी माँ का भी इस ठंड से तबीयत खराब हो गई है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा पाऊँ। हाँ बेटा, मैंने भी देखा है, गांव में सभी लोग बीमार हो रहे हैं। ठंड ही इतना ज़्यादा है कि अब लकड़ी का भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। सच कहूँ रामू, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव जम गया हो। लोग डर गए थे। इस ठंड ने सबको अपने घरों में छुपा दिया था। तभी रामू का बेटा कांपते हुए रामू के पास आता है। पिताजी, दादी जी की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी से घर चलो ना, उन्हें बहुत जोर जोर की ठंड लग गई है। अरे बेटा गोलू, तुम्हें इतनी ठंड में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तुम किसी और से कह देते, मैं घर आ जाता। रामू जल्दी से घर आता है। और अपनी माँ की हालत देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। इस कंबल में भी ठंडा नहीं रुक रहा है और ये आग की गर्मी अब मेरे शरीर में नहीं लग रही है। मुझे थोड़ी सी चाय पिला दो तो शायद थोड़ी राहत मिले। ठीक है माँ, मैं अभी चाय लाता हूँ। सावित्री, जरा माँ के लिए चाय बना दो। चाय पीकर शायद माँ के शरीर में कुछ गर्माहट आ जाए। अजी, चाय कहाँ से बनाऊं? घर में चीनी का एक दाना भी नहीं है, तो चाय कहाँ से बनाऊं? और तो और घर में एक पैसा भी नहीं है। आप कई दिनों से काम पर भी तो नहीं जा रहे हैं ना, तो
तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात सुनकर रामू बहुत दुखी हुआ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी माखन की दुकान से चाय लेकर आता हूँ। लेकिन आपके पास एक भी पैसा नहीं है। आप उसके पास जाएं तो पैसा लेकर ही जाना, नहीं तो वो इतना स्वार्थी किस्म का आदमी है कि वो आपको बिना पैसे के चाय नहीं देगा और वो अपनी दुकान से आपको भगा भी देगा। अरे सावित्री, ऐसी बात नहीं है, वो भी तो इंसान ही है, वो ऐसी हालत में चाय जरूर देगा। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है और कुछ ही देर में माखन की दुकान पर पहुंच जाता है। माखन भाई, जरा एक कप चाय दे दोगे? माँ बहुत बीमार है, ठंड से कांप रही है, उनके लिए ले जाना है। देख भाई, तेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मुझे तुम्हारी हालत देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे। नहीं भाई, आज नहीं है, लेकिन माँ बहुत बीमार है, उसे चाय की बहुत जरूरत है, उसे ठंड लग गई है भाई, बस एक कप चाय दे दो, मैं शाम को मजदूरी मिलते ही पैसे दे दूंगा। अरे मेरे पास दया बेचने की दुकान थोड़ी ना है, पैसे ला वरना निकल। माखन भाई, माँ सच में बहुत बुरी हालत में है भाई, एक कप चाय से आपका क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है भाई, गरीब की मजबूरी आपको दिखाई नहीं देती, पर ऊपर वाला सब देखता है। हाँ जा, यहाँ से दूर हो, मुफ्तखोरों से सिरदर्द होता है मेरे। हे भगवान, माँ के लिए एक कप चाय भी नसीब नहीं है, कैसी ठंडी दुनिया हो गई है। रामू तेज कदमों से घर पहुंचता है। अंदर जाते ही उसकी माँ पर उसकी नजर पड़ती है। वो तेजी से कांप रही थी, सांसें फटफट कर चल रही थी। माँ, ये क्या हालत हो गई है आपकी? उठो ना माँ, कुछ बोलो ना माँ। माँ जी को बहुत देर से बुला रही हूँ जी, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। रामू के हाथ पैर कांप गए। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर की तुरंत जरूरत है। रुको सावित्री, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तब तक तुम माँ का ख्याल रखो। अजी, लेकिन डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ सावित्री, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोई ना कोई उपाय जरूर करूँगा, मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। रामू ठंड में भागता हुआ गांव के मुखिया धनराज के बड़े से घर में पहुंचता है। मुखिया जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, जरा थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए मुखिया जी। अच्छा, कर्ज चाहिए? सबको जरूरत पड़ती है पैसों की, लेकिन बिना किसी गारंटी के मैं तुम्हें कर्ज क्यों दूं? ये कोई दान पुण्य का घर नहीं है, कल को तुम मुकर गए तो मेरा क्या जाएगा? मुखिया जी, वो खेत ही हमारी जिंदगी है, उसी से घर चलता है, उसी से पेट भरता है, अगर वो भी चला गया तो हम जिएंगे कैसे? पर माँ की जान उससे भी बढ़कर है, आप कागज ले आइए, मैं अंगूठा लगा दूंगा। चल ठीक है, इस कागज पर अंगूठा लगा दे। आज से खेत मेरे पास गिरवी रहेगा, लेकिन कान खोलकर सुन ले, समय पर पैसे नहीं लौटाए तो खेत मेरा ही रहेगा। बाद में आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, समझ गया ना? ठीक है मुखिया जी। मुखिया के चेहरे पर लालच भरी जीत चमक रही थी। रामू फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। उसके पैरों में दर्द था, पर दिल में सिर्फ एक ही बात, माँ को बचाना है। माँ, मैं आ गया माँ, उठो ना माँ, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया हूँ माँ। रामू की आवाज अचानक रुक जाती है। कोने में पड़ी उसकी बूढ़ी माँ हिल भी नहीं रही थी, उनकी सांसों की धीमी सी धुन भी अब नहीं थी। माँ सुन रही हो ना? देखो ना माँ, मैं आ गया हूँ माँ, उठो ना माँ। डॉक्टर उन्हें देखता है, मगर हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, बिल्कुल पत्थर की तरह। रामू, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, ठंड ने तुम्हारी माँ की जान ले ली। इतना सुनते ही पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जैसे तैसे वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं और ठंड से लोग मरने लगते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। तभी एक दिन मुखिया धनराज फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी की ठंड से मौत हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता।
मेरी पत्नी ऐसे कैसे चली गई? अचानक उसके दिमाग में पुराने शब्द गूंजने लगते हैं। लगता है ये साधु का श्राप है, वही श्राप जिस पर मैंने हंस दिया था। मैं कितना अंधा हो गया था अपने घमंड में। मैंने उन्हें भगा दिया, एक भूखे साधु को रोटी तक नहीं दी, उल्टा उनका मजाक उड़ाया। मैंने पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया। आज उसी का फल मिल रहा है। पाप, पाप। उसे याद आता है कि कैसे उसने रामू जैसे गरीब का खेत गिरवी रखवा लिया था, कैसे उसने कभी किसी की मदद नहीं की। नहीं, मैं साधु को ढूंढूंगा, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगूंगा, अपने पाप धोऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ त्यागना पड़े। मैंने घमंड में आकर इंसानियत खो दी थी। अब मैं हर हाल में अपनी गलती सुधारूंगा। किसी तरह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और वो बिल्कुल टूट गया था। किसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक माखन के घर में आग लग जाने से उसका पूरा घर जल जाता है। ओ भगवान, मेरा सब कुछ जल गया। मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा सामान सब खत्म हो गया। माखन का छोटा बेटा ठंड में खुले आंगन में खड़ा कांप रहा था और उसके पास पहनने को ढंग का कपड़ा भी नहीं था। माखन की पत्नी मिट्टी पर बैठकर रो रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे जी? बच्चों को कैसे बचाएंगे? ठंड बढ़ रही है, घर जल गया, छत चली गई। अब इन मासूमों को कहाँ लेकर जाऊं? ये ठंडी हवा इन्हें मार डालेगी जी, कुछ कीजिए। मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। दुकान चली गई, घर चला गया, सारा सामान जलकर राख हो गया। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? किस दरवाजे पर जाऊं? सब खत्म हो गया, सब खत्म। ठंड बहुत तेज थी, हवा चुभ रही थी। माखन का बेटा कांप रहा था, उसकी पत्नी सिसक रही थी और माखन टूट चुका था। इसी बीच रामू वहां आता है। वो अचानक रुक जाता है और माखन की हालत देख उसकी आंखें फैल जाती हैं। माखन भाई, ये क्या हो गया? रामू, सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, मेरी पत्नी रो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाई हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। माखन के चेहरे पर ऐसा दिखता है जैसे उसे एक ही पल में सब याद आ गया हो। वही रामू जिसे उसने एक कप चाय तक नहीं दी थी, वही रामू जो अपनी बीमार माँ के लिए दया मांगता रहा, और आज वही रामू उसके सामने खड़ा है, बिना नाराजगी के, बिना शिकायत के, बस इंसानियत के साथ। रामू, मैं बहुत बुरा आदमी था। मैंने तेरी माँ को, तुझे सबको दुत्कारा, एक कप चाय तक नहीं दी। तू हाथ जोड़कर खड़ा था और मैं घमंड में अंधा बना रहा। मैंने साधु बाबा को भी अपमानित किया। आज समझ में आ रहा है कि असली दौलत इंसानियत होती है। देखो, मेरा घर जल गया, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ये सब मेरे कर्मों का फल है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे रामू, मैं सच में शर्मिंदा हूं। भाई, आपने गलत किया, लेकिन अभी भी वक्त है सुधारने का। गलती इंसान से ही होती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। अगर दिल बदल जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। मुझे माफ कर दे रामू, मैं तेरी मजबूरी ही नहीं समझा, तेरी माँ की हालत भी नहीं समझा। आज मेरी हालत तेरे जैसी हो गई है। अब मुझे समझ आया है रामू, दया ना करने वाला कभी सुखी नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रह सकता। माखन अपने कर्मों को पहली बार सच में समझ रहा था और पहली बार उसके दिल में इंसानियत की आग जल रही थी, जो उसके घर की आग से कहीं ज्यादा तेज जल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि असली जलन बाहर की नहीं, अंदर की है, पछतावे की, शर्म की और अपनी गलती की। अगले दिन चौपाल पर सभी लोग जुट गए और सभा हुई। मुखिया अपनी पत्नी की मौत से बहुत टूटा हुआ था। माखन अपना घर जल जाने और बच्चों की हालत देखकर पछतावे में डूब गया था। दोनों अब एक ही बात समझ चुके थे कि साधु का श्राप सच हो रहा था। माखन, हम दोनों ने गलती की थी। हमने उस साधु को अपमानित किया, भूखा प्यासा भगा दिया, उसी का फल है ये। हाँ मुखिया जी, मैंने भी गरीबों से बुरा व्यवहार किया,
रामू जैसे लोगों को दुत्कार दिया। अब भगवान ने मुझसे सब छीन लिया है। मुझे सच में पश्चाताप हो रहा है। हमें साधु को ढूंढना होगा, उनसे माफी मांगना होगा, वरना ये ठंड का कहर गांव को बर्बाद कर देगा। चलो मुखिया जी, उसी जगह चलते हैं जहां साधु बाबा आखिरी बार देखे गए थे। दिन भर ठंड और तेज हवा के बीच दोनों उसी जगह पर पहुंचे। वही पेड़ के नीचे का स्थान था जहां साधु ठंड से कांपते हुए गिरे थे, जहां उनके दर्द से भरी सांस हमेशा हमेशा के लिए थम गई थी। उनका शरीर बर्फ जैसा जम गया था और सड़ने लगा था। वो जगह अभी भी वीरान थी। अजीब सा सन्नाटा पड़ा था, जैसे हवा भी वहां धीरे धीरे चल रही हो और पेड़ की टहनियां बीते हुए पापों की गवाही दे रही हूँ। हे साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत बड़ा पाप किया। हमने आपको अपमानित किया, आपकी पीड़ा को नहीं समझा, आपको भूखा प्यासा भगा दिया। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे दिल बदल चुके हैं। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अचानक ठंडी हवा में एक हल्की सी रोशनी जमी। साधु की आत्मा की आवाज। जब दिल की ठंड मिटती है तभी प्रकृति की ठंड भी खत्म होती है। दया, करुणा और इंसानियत ही जीवन की सच्ची गर्मी है। अब तुम सब सीख चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ। रोशनी धीरे धीरे मिट गई। गांव वालों ने साधु बाबा का अंतिम संस्कार किया। अगली सुबह सूरज निकला। ठंड सामान्य हो चुकी थी। लोग अपने दरवाजों पर खड़े मुस्कुरा रहे थे और इस तरह गांव फिर से जी उठा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सबने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। शांति,